Hey guys, in this video we will discuss class 10 science lesson number 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इंग्लिश मीडियम में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे हिंदी मीडियम में जितने भी साइंस सब्जेक्ट के जो चैप्टर है वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। अब मैं इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आप हिंदी मीडियम के भी छात्र हैं और इंग्लिश मीडियम के भी छात्र हैं, दोनों को भी समझ में आएगा, क्योंकि आपको पता है जो मैं पढ़ाता हूं ना सीधा माइंड में ही जाता है। ठीक है, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया जो एवं समीकरण जो है ये मैंने एक ही वीडियो में समाप्त कर दिया। ध्यान रखना, एक ही वीडियो में इस चैप्टर को मैंने फिनिश कर दिया है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आराम से देखो, ईयरफोन डालो कान में और देखना स्टार्ट करो। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हम इसमें लेते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रिय छात्रों, सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है उसको हम बड़े ही ध्यान से समझेंगे, समझने की पूरी कोशिश करो। आंसर लिखा गया है, इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंस। इट मीन्स कि यह एक ऐसा प्रोसेस है, यानी यह एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस मिल करके नए सब्सटेंस यानी नए पदार्थ का निर्माण कर देता है। उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ पे पूरा प्रोसेस लिखा गया, इट इज ए प्रोसेस, यानी यह एक ऐसा प्रोसेस है इन विच वन और मोर यानी एक या एक से अधिक सब्सटेंस यानी पदार्थ मिल करके न्यू सब्सटेंस या नए पदार्थ का निर्माण कर देता है। उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे कुछ बात है, शर्त ध्यान रखना है। एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड यानी भौतिक विधि, यानी भौतिक विधि से आप इसको उलट नहीं कर सकते हो। ठीक है, ओके, ध्यान रखना। अब यहाँ पे उदाहरण देख लेते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो सब्सटेंस है। ठीक है, एक या एक से अधिक सब्सटेंस, यहाँ पे आप 2, 3, 4, 5, 6 जितना भी सब्सटेंस ले सकते हो। तो यहाँ पर दो सब्सटेंस है और यह मिल करके क्या कर दिया, एक सब्सटेंस का निर्माण किया है। तो ये क्या हुआ, हमारे केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल्स में। ठीक है, समझ में आ रही ना बात? ठीक है, दो सब्सटेंस है, मिल करके दोनों ने किसका निर्माण किया? एक सब्सटेंस का निर्माण किया, यानी एक पदार्थ का निर्माण किया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल करके H2 यानी जल का निर्माण कर दिया। ये बैलेंस नहीं, इसको बैलेंस करना होगा। देखिए हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 यानी ऑक्सीजन अकेला है ना। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 दूनी 4, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, ये हो गया क्या? तो भाई ये हो गया बैलेंस। ठीक है, देखो हाइड्रोजन 4 हुआ, यहाँ भी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 2। आपको ये समझ में नहीं आया कि ये बैलेंस कैसे होती है, आगे मैं आपको बताऊंगा। बैलेंस करना अरे बहुत आसान है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने ये प्रोसेस समझ गया, केमिकल रिएक्शन आखिर होता क्या है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं, मार लो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। इट मीन समझो कि रासायनिक अभिक्रिया में शामिल, रासायनिक अभिक्रिया में शामिल कह सकते हो, या फिर इसको ये कह सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व के बारे में हम बात करेंगे। जैसे समझो कि भूकंप आ जाता है अचानक। ठीक है, तो जब भूकंप आ जाता है तो उसका जब आता है तो भाई कैसे पता चलता है कि क्या भूकंप है? घर वगैरह गिर जाता है, उसका लक्षण दिखा देता है कि हाँ भाई घर गिर गया है, ये हो गया, ये मर गया, वो मर गया, है ना। तो उसी तरह जब केमिकल रिएक्शन होता है तो आखिर जब रिएक्शन होता है तो क्या क्या हमें दिखाता है, क्या क्या अंदर उसके अंदर एक्टिविटीज होती है ना, वो हमें पता करना है इसमें। ठीक है, तो भाई केमिकल रिएक्शन जब होता है यानी रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो क्या क्या लक्षण दिखता है? चेंज इन स्टेट, मतलब समझिए कि उसका जो फॉर्म होता है ना वो चेंज हो जाता है। अगर कोई पदार्थ यानी सब्सटेंस अगर वो सॉलिड है तो सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, या लिक्विड से सॉलिड हो सकता है, या लिक्विड से गैस, या गैस से लिक्विड हो सकता है, यानी उसका जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। तो चेंज इन स्टेट यानी चेंज यानी बदल जाना। ठीक है, तो लिक्विड से आप गैस भी कह सकते हैं, यानी गैस में भी बदल सकता है, गैस से पुनः लिक्विड हो सकता है कि नहीं? ऐसे भी आप इसे कह सकते हैं, यानी चेंज इन स्टेट, इसका अवस्था चेंज होता रहेगा। ठीक है, सब्सटेंस यानी पदार्थ। ओके, दूसरा आप देख सकते हैं चेंज इन कलर,
भैया जब केमिकल रिएक्शन होता है ना, रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उसमें कलर भी चेंज हो जाता है, ठीक है, राइट, यानी रंग बदल जाता है। तीसरा आप देख सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर, भैया तापमान में भी वृद्धि हो जाती है, यानी तापमान भी बदलता है। कब? जब रासायनिक अभिक्रिया होता है यानी केमिकल रिएक्शन होता है, तो उसका टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। अगला हमारे पास इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस भी निकलता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, यानी केमिकल रिएक्शन जब होता है तो गैस भी निकलता है। इस बात को ध्यान रखना, तो आप इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट मार सकते हो, तो मार लो भाई, ठीक है। चलो आगे हम बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन हैपन इन आवर डेली लाइफ, यानी रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण हम बताएंगे जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कुछ उदाहरण हैं किसके, तो केमिकल रिएक्शन के उदाहरण, यानी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है, एग्जाम्पल है हमारे पास। पहला एग्जाम्पल्स देख सकते हैं केमिकल रिएक्शन के, डाइजेशन ऑफ फूड, इट मीन्स कि भोजन का पचना, ठीक है, ये भी हमारे केमिकल रिएक्शन के उदाहरण एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल्स देख सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लोहे पर जंग लगना, ये भी केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन क्या है, सांस लेना, ये भी हमारे पास क्या है, तो केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ठीक है, यानी दही का बनना, ये भी एक क्या है, तो केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल्स है, यानी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। तो आपने ये कुछ उदाहरण देखा, इसको नोट कर लो, आपको काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण, या फिर दही का बनना पूछ देगा, ये कौन सा अभिक्रिया है ना, कौन सा रिएक्शन है, तो आप कहोगे भैया केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो आपने ये समझ गया, आप इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम आपको बताने वाले हैं रिएक्टेंट्स यानी अभिकारक के बारे में, और प्रोडक्ट बोले तो उत्पाद के बारे में। इन दोनों के बारे में हम डिटेल से समझेंगे। आखिर रिएक्टेंट्स क्या होता है, तो इसका डिफिनेशन मैंने लिखा, हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, इट मीन्स कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, है ना। यानी केमिकल रिएक्शन में जो शामिल होता है, ठीक है, उसमें हिस्सा लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। इसको उदाहरण की मदद से हम समझेंगे, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, आप देखते रहो, पूरा समझ में आएगा भाई, दिमाग में तो जेबे करेगा। प्रोडक्ट्स यानी उत्पाद के बारे में हम समझते हैं। उत्पाद क्या है, द सब्सटेंस, सब्सटेंस यानी पदार्थ, ठीक है। तो द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, और भाग लेने पर जो पदार्थ का निर्माण करते हैं, जो सब्सटेंस का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं भैया, प्रोडक्ट्स कहते हैं, ठीक है। तो द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है और भाग लेने से जिस पदार्थ का निर्माण कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स कहते हैं। उदाहरण की मदद से समझेंगे, यहाँ पे लिखा गया, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बॉन्ड इन एयर, एयर यानी ऑक्सीजन, एयर को यहाँ पे ऑक्सीजन के थ्रू लेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट मीन समझो कि जब एयर यानी हवा में, ठीक है, यानी ऑक्सीजन कह सकते हैं, कि जब ऑक्सीजन में मैग्नीशियम रिबन को क्या करता है, जलाया जाता है, मैग्नीशियम रिबन को क्या करता है, जलाया जाता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है भैया, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं कि जो मैग्नीशियम रिबन है, Mg, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन जो है वो किस में जलाता है, ऑक्सीजन में, ठीक है, O2, हम बीच में प्लस का निशान लगाते हैं, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं। तो मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है भैया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसमें कौन प्रोडक्ट है, कौन रिएक्टेंट्स है, ठीक है। रिएक्टेंट्स कौन है, तो देख लो, इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो इस साइड जो होगा रिएक्टेंट्स होगा, ठीक है, रिएक्टेंट्स ये होगा यानी अभिकारक, और ये हमारे पास जो इस साइड होगा वो क्या होगा, तो भाई प्रोडक्ट्स होगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट और ये क्या हो गया, रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो आगे हमारे पास, तो यहाँ पे आपने देखा कि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया, यानी केमिकल रिएक्शन में भाग लिया, और इन दोनों ने मिल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर दिया, यानी प्रोडक्ट का निर्माण कर दिया। तो ये प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो आपने समझ लिया अभिकारक और उत्पाद के बारे में बड़े ही डिटेल से, ठीक है, उदाहरण के साथ।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण। जी हाँ, केमिकल इक्वेशन हम जा रहे हैं बताने, ठीक है। बहुत आसान होता है इसको समझना। समझिए, लिखा गया अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। इट मीन्स कि जो केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं किससे, तो रासायनिक समीकरण से। केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण और केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया। तो जो रासायनिक अभिक्रिया होता है कैन बी रिप्रेजेंटेड यानी हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं किससे, तो रासायनिक समीकरण से, राइट। उसके बाद इट इन्वॉल्व यूज ऑफ सिंबल ऑफ सब्सटेंस यानी उसमें जितने भी पदार्थ होंगे, सब्सटेंस यानी पदार्थ, उसमें जितने भी सब्सटेंस होंगे उसका सिंबल होना चाहिए यानी संकेत। जैसे कि पदार्थ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का संकेत लिखो, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का संकेत लिखो, उसका सिंबल लिखना पड़ेगा। सिंबल यानी संकेत, ठीक है। तो सब सिंबल ऑफ सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट यानी रिएक्टेंट भी होना चाहिए और प्रोडक्ट भी होना चाहिए, यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों होना चाहिए, ठीक है। अभिकारक और उत्पाद दोनों होना चाहिए और साथ ही में विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट यानी साथ में उसका फिजिकल स्टेट भी होना चाहिए, मेंशन हो, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था में यानी कोई भी प्रोडक्ट है, पदार्थ है, कोई भी क्या कहते हैं सब्सटेंस है, तो हमें उसमें ये बताना है कि कौन लिक्विड है, कौन सॉलिड है, कौन गैस है और कौन एक्वस है। तो जब ये बताने के लिए यहाँ संकेत दिया, अगर कोई भी पदार्थ या कोई भी सब्सटेंस अगर वो ठोस है तो S लिखेंगे यानी सॉलिड है तो S, लिक्विड है तो L, गैस है तो G लिखेंगे कोष्ठ में, और एक्वस यानी जलीय विलयन है तो AQ लिखेंगे। जैसे मान लो कि हम उदाहरण लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम Mg और इसको जला दो ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो हमारे पास बचेगा MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसको हमें लिखना है, चलो मान लेते हैं किस में, तो फिजिकल स्टेट में यानी भौतिक अवस्था में लिखना है। भौतिक अवस्था में लिखने के लिए सिंपल इस पदार्थ को हमें पहचानना पड़ेगा कौन सॉलिड है। मैग्नीशियम जो होता है भैया सॉलिड होता है, सॉलिड होता है तो इसके लिए हम कोष्ठ में S डालेंगे। ऑक्सीजन क्या होता है, हवा, गैस के फॉर्म में, तो इसके लिए हम G डालेंगे। क्या डालेंगे, G, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, सॉलिड होता है, इसके लिए हम S डालेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया फिजिकल मेथड, राइट। तो आपने केमिकल इक्वेशन समझ लिया, ठीक है, और प्रेजेंट करना भी आपने सीख लिया। आई होप कि आप बड़े ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे। आइए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम समझेंगे हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इट मीन्स कि हमारे जो रासायनिक समीकरण है उसको हम बैलेंस कैसे करते हैं, संतुलित कैसे करते हैं, वो हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बताता हूं कि किस तरह बैलेंस हम करते हैं। यकीन मानो आपको पूरा 100% आएगा। तो चलो यार हम क्वेश्चन ले लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने लिखा LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और इधर लिखा है RHS यानी राइट हैंड साइड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड को हम अभिकारक तथा अभिकर्मक या क्रियाकारक के नाम से हम जानते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि इस साइड जितने भी पदार्थ होंगे वो सब क्या होंगे, तो वो होंगे अभिकारक, अभिकर्मक या क्रियाकारक होंगे। तीनों में से कोई एक नाम चूज करके आप बोल सकते हैं। और इस साइड जो भी होंगे वो होंगे उत्पाद या क्रियाफल, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे प्रोडक्ट। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो हमारा है तो ये क्या हुए, तो ये हुए उत्पाद या क्रियाफल या प्रोडक्ट। तो इन सभी को हम संतुलित करना आज हम सीखेंगे और इसमें से जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सब एनसीईआरटी के बुक से लिए गए हैं और उन सभी क्वेश्चन को मैं आज संतुलित करूंगा। फ्रेंड्स, यहाँ एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि इस साइड जितने परमाणुओं की संख्या होगी उतना ही इधर परमाणुओं की संख्या होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि अभिकारक में परमाणुओं की संख्या जितना होगी उतना ही उत्पाद में परमाणुओं की संख्या होगी। अगर दोनों बराबर होंगे तभी ही संतुलित होंगे, अगर दोनों बराबर ना होंगे तो वो संतुलित नहीं कहलाएगा। तो आइए इनको हम संतुलित करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, यहाँ Fe क्या है, ये लोहा है और यहाँ आप देख सकते हैं लोहा इसमें कितने हैं
अगर यहाँ कोई चिन्ह या ऐसे 1 या 2 नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि लोहा यहाँ अकेला है, एक है। तो इसके लिए हम लिखेंगे Fe कितने हैं, तो 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1, ठीक है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ Fe जो लोहा है ये एक ही ग्रुप का है, क्या है, एक ही ग्रुप का है या एक ही फैमिली का है, तो इसको एक ही फैमिली में रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ H2O है यानी ये जल है, और जल में हम देखिए कि हाइड्रोजन कितने हैं, तो 2 है, तो लिखेंगे हम क्या, हाइड्रोजन 2। क्लियर। यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ किसी संख्या का निशान नहीं है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन 1 है, तो हम लिखेंगे 1। ओके, अब यहाँ एक फैमिली का है तो इसको हम एक फैमिली में शामिल कर देंगे, यानी ये एक ग्रुप का है तो एक ग्रुप में इसको शामिल कर देंगे। आइए हम अब बात करते हैं उत्पाद की। यहाँ देखिए Fe कितना है, तो Fe हमारा 3 है, तो लिखेंगे 3। ऑक्सीजन कितने हैं, तो यहाँ हमारा ऑक्सीजन है 4, तो लिखेंगे 4। अब ये कैसा है, तो ये एक ग्रुप का है, एक फैमिली का है, तो आप इसको एक ग्रुप में इसको कन्वर्ट करेंगे, एक ही ग्रुप में यह रहेगा। अब यहाँ हाइड्रोजन है फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि प्लस के निशान से जब भी आता है तो वो ग्रुप चेंज हो जाता है, इस बात को आप अच्छे से याद रखें। तो यहाँ बीच में प्लस का निशान है और यहाँ H2 है ये, तो ये अलग ग्रुप का हो जाएगा। तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, ठीक है, और ये एक ग्रुप का है तो ये एक ग्रुप का हम रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम संतुलित करेंगे इसको, देखिए बड़ा ही आसान है फ्रेंड्स। यहाँ आप देख सकते हैं कि लोहा इसमें 1 है और इसमें देखिए कि लोहा कितने हैं, ओ यहाँ लोहा 3 है, तो ये बराबर कैसे होगा, यहाँ लोहा 1 है और यहाँ लोहा 3 है, तो बराबर कैसे होगा, बहुत ही अच्छी बात है। करना क्या है, Fe यानी इसमें आपको 3 से गुना कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 एकम क्या होगा, 3। अब यहाँ लोहा कितने हो गए, 3 हो गए, अब यहाँ लोहा कितने हैं, 3 है, तो ये बराबर हो गया, ठीक है। अब ये संतुलित हो चुका है Fe। अब आइए हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, तो ये तो संतुलित है, क्या ये संतुलित है। लेकिन अब यहाँ बात करते हैं, ऑक्सीजन 1 है और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, तो संतुलित कैसे होगा, यहाँ ऑक्सीजन 4 है और यहाँ ऑक्सीजन 1 है। बड़ा ही सिंपल है, इसमें हम क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी गुना कर देंगे। लेकिन 4 से गुना किए तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें ही ऑक्सीजन के 1 से ही गुना कर देना है, नहीं, एक ग्रुप का है तो दोनों में गुना करना पड़ेगा, यानी 4 से 2 में गुना करेंगे तो 4 दूनी 8। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन भी 8 अब हो चुका है, और 4 से 1 में गुना करेंगे तो ये होगा 4। तो इससे ये पता चला कि हाइड्रोजन 8 हुआ और ऑक्सीजन 4 हुआ, तो 4 से गुना किए, ये ग्रुप का था इसलिए हम सभी में गुना किए। अब यहाँ से आप आइए शुरू से मिलाते हैं, Fe कितने हैं, 3 है, तो यहाँ Fe 3 है, क्लियर। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन 8 है, अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन 2 ही है, ये कैसे होगा। अब यहाँ हाइड्रोजन 8 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो इसमें आपको करना क्या पड़ेगा कि 4 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस 4 से 2 में गुना किया तो 8। ओके, अब आइए अब शुरू से इसको हम मिलाते हैं। लोहा कितने हैं, तो 3 है, आप देख सकते हैं यहाँ भी लोहा 3 है। हाइड्रोजन कितने हैं, तो यहाँ 8 है, अब देखिए हाइड्रोजन भी यहाँ 8 है, ये बराबर है। ऑक्सीजन कितने, 4 है, अब देखिए यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। अब तो ये संतुलित हो चुका है। अब आपको लिखना क्या है, इस ग्रुप में आप कितना से गुना किए हैं Fe में, 3 से, तो आपको लगाना है 3। ओके, और H2O इस ग्रुप में, ये वाला ग्रुप था, इसमें कितना से गुना किए हैं, 4 से, तो आपको लगाना पड़ेगा 4। क्लियर। अब आइए इधर हाइड्रोजन में कितना से गुना किए हैं, 4 से, तो आपको लगाएंगे यहाँ, लगाना होगा 4। ओके फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। आइए फ्रेंड्स, अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अगला क्वेश्चन लिखा है H2 + O2 और H2O, और बीच में है तीर का निशान। यहाँ ये पता चल रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल का निर्माण कर रहा है, लेकिन यह संतुलित नहीं है। तो आइए हम इनको संतुलित करते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है। ओके, और ये एक ग्रुप में है तो एक ग्रुप का निशान लगाएंगे। ओके, क्योंकि फ्रेंड्स प्लस के बाद जो भी आता है पदार्थ उसके ग्रुप बढ़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, तो ऑक्सीजन 2 है, तो एक ग्रुप का है तो हम एक ग्रुप में बांट देंगे। ओके, अब इधर आ जाइए, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ 1 है, एक ग्रुप का है तो एक ग्रुप में बांट देंगे। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ मिलाइए, हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, चलो ये तो संतुलित है। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 है, अब यहाँ ऑक्सीजन 1 है,
तो इसको संतुलित करने के लिए इस भाग में आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। अब जो ही 2 से गुना किए तो इसका मतलब इसमें भी गुना करना पड़ेगा और इसमें भी गुना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एक ग्रुप का है, इसलिए आपको गुना करना पड़ेगा। अब 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 एकम कितना हो जाएगा? तो 2 हो गया। अब मिलाइए इसको, हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ हाइड्रोजन 4 है, अब तो ये संतुलित नहीं है, तो इसमें आप क्या करेंगे, कितना से गुना कर देंगे? 2 से। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। ओके, तो इसमें आगे अब ये नहीं कहेंगे कि इसमें गुना कर देंगे, नहीं, ये ग्रुप बटा हुआ है, ये अलग इसमें गुना नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2, और ये संतुलित हो गया। अब जिसमें कितना से गुना किए हैं उसको यहाँ लिख देंगे। यहाँ हाइड्रोजन में 2 से गुना किए थे तो आप लिखेंगे 2। ओके, और यहाँ H2O में भी 2 से गुना किए थे तो आप यहाँ लिखेंगे 2, और इस प्रकार हमारा यह समीकरण संतुलित हो चुका है। आइए फ्रेंड्स अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी बुक में से आपको छठा का ए सवाल आपको मिल जाएगा, आपके बुक में है, वहां से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो आइए इनको हम संतुलित करते हैं। वही विधि लिखना है आपको। सबसे पहले यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? तो हाइड्रोजन यहाँ 1 है, तो आप लिखेंगे यहाँ हाइड्रोजन 1। नाइट्रोजन कितने हैं? N हमारा कितने हैं? तो यहाँ 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं? तो ऑक्सीजन हमारा 3 है, तो आप लिखेंगे यहाँ 3। देखें तो ये एक ग्रुप का है, तो हम इसको एक ग्रुप में बांट देंगे। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ प्लस है, तो ये अब अगला जो पदार्थ है इसका मतलब ये इसका ग्रुप चेंज होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए कैल्शियम कितने हैं? तो यहाँ कैल्शियम है, देख सकते हैं 1 है। ओके, ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं फ्रेंड्स? तो ऑक्सीजन यहाँ देखिए CaOH का होल ट्वाइज है। इसे ये पता चला कि ऑक्सीजन भी 2 होंगे और हाइड्रोजन भी 2 होंगे, ब्रैकेट में है तो ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ 2 होंगे और हाइड्रोजन भी यहाँ कितने होंगे? तो 2 होंगे। ओके, अब ये एक ग्रुप का है तो हम इसको एक ग्रुप में बांट देंगे। क्लियर फ्रेंड्स? अब यहाँ देखिए इस साइड कैल्शियम कितने हैं? तो यहाँ कैल्शियम 1 है। ओके, नाइट्रोजन कितने हैं? तो नाइट्रोजन यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 2 है, यानी होल ट्वाइज CaNO3 का होल ट्वाइज है। तो नाइट्रोजन कितने यहाँ होंगे? 2 होंगे, क्योंकि यहाँ N में यहाँ पे 1 छिपा रहता है तो 1 में 2 से गुना हो जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन यहाँ 2 होंगे। और ऑक्सीजन कितने होंगे? तो यहाँ ऑक्सीजन 3 यहाँ पहले से है और ये 2 में गुना, 3 होने कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। एक ग्रुप का है तो एक ग्रुप में हम इसको बांट देंगे। ओके, अब यहाँ H2O जल में जाइए, तो हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, तो 2 लिखेंगे। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? तो ऑक्सीजन 1 है तो 1 लिखेंगे। ओके, ये एक ग्रुप का है तो एक ग्रुप में हम बांट देंगे। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम इसको संतुलित करेंगे। देखिए हाइड्रोजन यहाँ 1 है, अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो ये तो बराबर नहीं है, तो इसको संतुलित करने के लिए आपको यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा। जो ही 2 से गुना किए तो आपको इसके साथ सभी में गुना करना पड़ेगा, यानी 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 होगा, तो यहाँ हाइड्रोजन भी 2 हो गए। 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 होगा, यानी नाइट्रोजन भी अब 2 हो चुके हैं। 2 से 3 में गुना करेंगे तो कितना होगा? 3 दूनी 6, यानी ऑक्सीजन भी अब 6 हो चुके हैं। आइए मिलाते हैं। हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ भी हाइड्रोजन अब 2 है। नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है। ऑक्सीजन यहाँ 6 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन 6 है। अब देखिए कैल्शियम 1 है तो यहाँ भी कैल्शियम 1 है। ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है। तो आइए इसको हम गुना कर देते हैं। इसमें मल्टीप्लाई कितना से कर देंगे हम? यहाँ 2 था ऑक्सीजन, यहाँ 1 है, तो 2 से गुना कर देंगे तब तो पूरा हो जाएगा। 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 से 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा? 2 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अब आइए इसको मिलाते हैं। हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ भी हाइड्रोजन यहाँ देख सकते 4 है। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन 2 है लेकिन नीचे यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, तो टोटल कितने हुए? 4 हाइड्रोजन। तो आप यहाँ देख सकते हैं 4 हाइड्रोजन है, तो ये संतुलित हो चुका है हाइड्रोजन। नाइट्रोजन कितने हैं? 2, तो यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है, तो ये भी संतुलित हो चुका है। ऑक्सीजन 6 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन 6 है, ये भी संतुलित हो चुका है। यहाँ कैल्शियम 1 है, कैल्शियम यहाँ भी 1 है। ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी आप देख सकते हैं कि संतुलित हो चुका है। अब फर्क ये है कि किसमें कितना से गुना किए उसको हम लिख देंगे। यहाँ इस ग्रुप में हम गुना किए थे 2 से, तो यहाँ लगा देंगे 2। ठीक है, और यहाँ पे आइए H2O में, यानी इस ग्रुप में गुना किए थे 2 से, तो ये ग्रुप है तो इसमें हम लगा देंगे 2, और इस प्रकार हमारा समीकरण शानदार तरीके से संतुलित हो चुका। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ कमेंट भी करें। आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए फ्रेंड्स हम अब अगला क्वेश्चन को हम संतुलित करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं NaOH प्लस H2SO4 तीर है, फिर Na2SO4 प्लस H2O, इन सभी को हम संतुलित करेंगे। आइए सबसे पहले यहाँ Na देख रहे हैं सोडियम। सोडियम कितने हैं? तो 1 है।
सोडियम कितने, एक है तो हम लिखेंगे एक। ऑक्सीजन O हमारा यहाँ है तो ऑक्सीजन कितने हैं, तो एक है तो हम लिखेंगे एक। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं तो लिखेंगे एक, एक ही है। और ये एक ग्रुप का है, यहाँ एक ग्रुप का है तो एक ग्रुप में हम इसको बांट देंगे। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ प्लस है तो प्लस के बाद जो है वो हमारा दूसरा ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितने हैं इस ग्रुप में, दो है तो लिखेंगे दो। सल्फर कितने हैं, तो सल्फर यहाँ हमारा एक है तो लिखेंगे एक। ओके, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ आप देख सकते हैं चार है तो लिखेंगे चार। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हमारा एक ग्रुप का है तो हम इसको एक ग्रुप में बांट देंगे। ओके फ्रेंड्स, अब आइए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ सोडियम कितने हैं, यहाँ सोडियम आप देख सकते हैं दो है तो दो लिखेंगे। यहाँ सल्फर कितने हैं, तो सल्फर एक है। और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चार है तो चार लिखेंगे। ओके, और ये एक ग्रुप का है तो हम बांटेंगे एक ग्रुप में। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ हाइड्रोजन देख सकते हैं, हाइड्रोजन कितना है, तो यहाँ दो है तो लिखेंगे दो। ऑक्सीजन कितने हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ एक है तो लिखेंगे एक। और ये एक ग्रुप का है तो आप एक ग्रुप में बांट देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आइए हम इन सभी को अब संतुलित करते हैं। यहाँ सोडियम एक है और यहाँ सोडियम दो है। ठीक है, तो यहाँ एक है और वहाँ दो है, तो इसको संतुलित करने के लिए पहले आपको इसमें दो से गुना करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ देख सकते हैं कि दो से एक में गुना करेंगे तो क्या होगा, दो। क्या आप इसी में सिर्फ गुना करेंगे, नहीं, आपको इस सभी में गुना करना पड़ेगा क्योंकि ये सभी एक ग्रुप का है। दो से एक में गुना किए तो दो हुआ, दो से एक में गुना किए तो फिर दो हुआ। इससे ये पता चला कि सोडियम भी दो और हाइड्रोजन भी दो हुए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए मिलाते हैं। सोडियम यहाँ दो है तो यहाँ भी सोडियम दो है। ऑक्सीजन दो है, अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन चार है। चलिए इसको रहने दीजिए, आगे हम देखते हैं। अब फ्रेंड्स हाइड्रोजन यहाँ दो है तो हाइड्रोजन भी यहाँ दो है। ओके, अब देखिए यहाँ भी हाइड्रोजन दो है ना, तो अब इसमें दो ही है तो आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, यहाँ आपको पुराने के लिए सबसे पहले दो से इस ग्रुप में आपको गुना करना पड़ेगा। तो हम चलिए इसको दो से गुना करते हैं, तो दो दूनी कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, दो एकम दो। आइए अब शुरू से मिलाते हैं। सोडियम दो है तो यहाँ भी सोडियम दो है। ऑक्सीजन दो है, नीचे भी आ जाइए, यहाँ भी ऑक्सीजन दो और यहाँ भी ऑक्सीजन चार, चार और दो कितने हुए, छः हुए। तो यहाँ भी देखते हैं ऑक्सीजन छः है क्या, ऑक्सीजन यहाँ चार है और यहाँ भी ऑक्सीजन दो है, चार दो कितने हुए, छः। इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीजन संतुलित हो चुका है। आइए अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ हाइड्रोजन दो है और यहाँ भी हाइड्रोजन दो है, दो और दो कितने हुए, तो चार हुए। यहाँ भी हाइड्रोजन चार है, इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन भी अब संतुलित हो चुका है। यहाँ सल्फर एक है, यहाँ भी सल्फर एक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि सल्फर भी अब संतुलित हो चुका है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि ये समीकरण अब हमारा संतुलित हो चुका है। तो जिसमें जितना से गुना किए थे, मल्टीप्लाई किए थे, उसमें उतना हम लिख देंगे। फ्रेंड्स हमने इस ग्रुप में दो से गुना किया था तो हम लिखेंगे दो। ठीक है, और इस ग्रुप में दो से गुना किए थे तो इस ग्रुप में भी हम लिखेंगे दो, और इस प्रकार हमारा समीकरण संतुलित हो चुका है। आइए फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ मैंने 6 का डी लिया है, आपकी बुक में 6 का जो सी है वो पहले से ही ऑलरेडी संतुलित है, इसीलिए मैंने 6 का डी लिया है। आइए इसको हम संतुलित करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं कि बेरियम कितने हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बेरियम एक है। क्लोरीन कितने हैं, तो क्लोरीन यहाँ दो है। अब ये एक ग्रुप का है तो एक ग्रुप में हम इसको बांट देंगे। फ्रेंड्स आप वीडियो को रोक करके इसको साथ ही साथ आप संतुलित भी करें। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ दो है। सल्फर कितने हैं, तो एक है। ऑक्सीजन कितने हैं, तो यहाँ चार है, और ये एक ग्रुप का है तो एक ग्रुप में हम बांट देंगे। आइए हम उत्पाद में देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ बेरियम कितने हैं, तो यहाँ एक है, और यहाँ सल्फर कितने हैं, तो एक है। ऑक्सीजन कितने हैं, तो चार है, और ये एक ग्रुप का है तो एक ग्रुप में हम इसको क्या करेंगे, तो बांट देंगे। और ये यहाँ देख सकते हैं इस ग्रुप में हाइड्रोजन कितने हैं, तो एक है, और यहाँ क्लोरीन कितने हैं, तो एक है। ये एक ग्रुप का है तो एक ग्रुप में हम इसको बांट देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ देख सकते हैं कि बेरियम एक है, यहाँ भी बेरियम एक है। क्लोरीन दो है, अब यहाँ देखिए क्लोरीन यहाँ एक है, तो इसमें आपको दो से गुना करना पड़ेगा। दो से एक में गुना करेंगे तो क्या होगा, दो होगा, और दो से यहाँ भी एक में गुना करेंगे तो क्या होगा, दो होगा। ये एक ग्रुप का है इसलिए हमें सभी में गुना करना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ मिलाते हैं, बेरियम एक है तो बेरियम यहाँ एक है। क्लोरीन दो है, आप देख सकते हैं यहाँ भी क्लोरीन दो प्राप्त हो चुका है। हाइड्रोजन दो, यहाँ भी हाइड्रोजन दो है। सल्फर एक है, यहाँ भी सल्फर एक है। ऑक्सीजन चार है और यहाँ भी ऑक्सीजन चार है। इस प्रकार हमारा यह समीकरण संतुलित हो चुका है। तो फ्रेंड्स मैंने इस ग्रुप में दो से गुना किया है तो मैंने यहाँ लिखूंगा दो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। आइए हम एक समीकरण मैं आपको देता हूँ संतुलित करने के लिए। अब फ्रेंड्स मैंने यह क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ।
फ्रेंड्स, आपको संतुलित करके बताना है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है और यह संतुलित नहीं है, और इसको संतुलित करके आप हमें बताएंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है और इस पर आप मैसेज जरूर करेंगे और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप गलत सीखे या सही सीखे। तो पीछे वाले पेज पर आपने देखा कि केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं। तो अब हम जानेंगे कि व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। इट मीन्स कि हम रासायनिक समीकरण को हम बैलेंस क्यों करते हैं, यानी बैलेंस करना क्यों जरूरी है ना, ये हम जानेंगे। ठीक है, तो कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार कि कोई भी मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इट मीन्स कि मैटर को ना तो आप पैदा कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। ठीक है, ये है। तो इस शब्द से तर्क यह निकलता है, तो मैंने लिखा कि सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स involved in chemical reaction should remain same at reactant and product side. It means कि जितने भी केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट्स शामिल होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी रेक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो आपने समझा कि बैलेंस करना क्यों जरूरी है। ठीक है, आपने ये समझ लिया। ओके, तो अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो क्या करो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पंकज स्टडी सेंटर के ही नाम से उस पर जाकर के आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रिय छात्रों, अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसा कि जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के हम प्रकार के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट टाइप देखते हैं यहाँ पे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में जानेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हिंदी नाम है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया क्या है, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा गया है कि द रिएक्शन इन विच 2 or more reactant combine to form a single product। इट मीन्स कि इस अभिक्रिया में, यह ऐसा अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक रेक्टेंट यानी अभिकारक, 2 या 2 से अधिक रेक्टेंट यानी अभिकारक कंबाइन होकर के यानी जुट करके अ सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करता है, यानी सिंगल उत्पाद देता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, यानी कोई दो उत्पाद मैं कह रहा हूँ, 2 अभिकारक मिलकर के या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के कोई सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करता है। प्रोडक्ट बोले तो उत्पाद का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। इट मीन्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इस बात को आप भली भांति समझ गए, एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, लिखा गया बर्निंग ऑफ कोल, यानी कोयले का दहन। कोयले के दहन में आप देख सकते हैं कार्बन है और ऑक्सीजन, ठीक है, दोनों संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। और ये जो S लगा है, G लगा है, यहाँ भी G लगा है, ये क्या है, तो ये इसका फिजिकल मेथड मैंने लिखा है, यानी फिजिकल फॉर्म है। ठीक है, तो कौन लिक्विड है कौन सॉलिड है, इसलिए मैंने लिखा। तो कार्बन क्या होता है भाई, सॉलिड होता है, सॉलिड के लिए S लगाए हैं। ऑक्सीजन क्या होता है, गैस होता है, गैस के लिए हम G लगाए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, तो गैस के लिए हम G लगाए। तो आपने देखा कि यहाँ 2 प्रोडक्ट वो है। ठीक है, ये 2 रेक्टेंट मिल करके क्या किया, एकल प्रोडक्ट का निर्माण किया, उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। सेकेंड आप उदाहरण देख सकते हैं एग्जाम्पल में कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर, यानी पानी का बनना। ठीक है, तो पानी कैसे बनता है भैया, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन दोनों जब कंबाइन होता है तो किसका निर्माण देता है, H2O यानी जल का निर्माण होता है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है भाई, तो हाइड्रोजन ये तो गैस है, तो इसका लिखो फिजिकल फॉर्म। ठीक है, तो ये S लिखेंगे, हाइड्रोजन तो गैस है ना, तो G लिखेंगे। ऑक्सीजन भी गैस है तो इसके लिए भी G लिखें, यानी 2 गैस मिल करके लिक्विड का निर्माण किया। ठीक है, H2O यानी जल क्या है भाई, लिक्विड है। ये बैलेंस नहीं है,
बैलेंस करना तो मैंने आपको बता दिया बड़े शानदार तरीके से। अच्छा, जो बैलेंस नहीं होता है इस प्रकार के समीकरण को हम क्या कहते हैं, कौन सा समीकरण कहते हैं, वो आपको पता है? नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, कंकाली समीकरण कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कंकाली समीकरण। और इसे अंग्रेजी में कहें तो स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। क्या? कंकाली समीकरण को क्या बोलते हैं? स्केलेटल इक्वेशन। कब होता है स्केलेटल इक्वेशन? जब हमारा ये जो इक्वेशन दिया रहे और वो बैलेंस ना हो, उस स्थिति में क्या होता है? स्केलेटल इक्वेशन उसे बोला जाता है, यानी कंकाली समीकरण बोला जाता है। तो आपने ये तो समझ गया। ठीक है, चलिए हम इसका दूसरा टाइप्स लेते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन का दूसरा टाइप्स हम लेकर के उसको भी समझते हैं अच्छे से। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, या वीडियो को पॉज करके आप नोट भी कर सकते हो। तो प्रिय छात्रों, केमिकल रिएक्शन का दूसरा टाइप है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, यानी वियोजन अभिक्रिया के बारे में हम समझेंगे। बहुत आसान है समझना। देखिए लिखा गया है कि इन दिस रिएक्शन अ कंपाउंड स्प्लिट इनटू 2 और मोर सब्सटेंस इन कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इट मीन समझिए कि इस रिएक्शन में, इस अभिक्रिया में कोई कंपाउंड है, कंपाउंड की जगह पे आप रेक्टेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड या रेक्टेंट स्प्लिट यानी बट करके वो क्या होता है? 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस में बदल जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि मानो कि उदाहरण के लिए कुछ इस तरीके से होगा कि ए कोई हमारा कंपाउंड है, या इस साइड हमारे पास क्या होता है? तो रेक्टेंट होता है। तो ए कोई रेक्टेंट होगा सिंगल। ठीक है, ये जब इसका रिएक्शन होगा, विक्रिया होगा, तो ये टूट करके 2 या 2 से अधिक कंपाउंड में बदल जाएगा। ठीक है, सॉरी 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में बदल जाएगा। ठीक है, इस साइड प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो बी और सी ये दोनों एलिमेंट्स हैं जो कि प्रोडक्ट के रूप में जाना जाएगा। ओके, तो इस प्रकार के हम क्या कहते हैं? रिएक्शन को डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, यानी वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, हिंदी में अगर कहा जाए तो इसे हम इस तरह बोल सकते हैं कि जब अभिकारक को, ठीक है, कोई सिंगल अभिकारक है, ठीक है, उस अभिकारक को 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। नाम से ही पता चलता है वियोजन मतलब टूटना। ठीक है, बिखरना। राइट, समझ गए? और ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है ये 3 टाइप्स के होते हैं, यानी 3 टाइप्स के होते हैं। इसके टाइप्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, तीनों के तीनों मैंने लिखा। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे हम हिंदी में उष्मीय वियोजन कहते हैं। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी डीकम्पोजिशन, जिसे हम वैद्युत वियोजन कहते हैं। और तीसरा फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन। ठीक है, तो उसे हम प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। तीनों के तीनों जो हमारे प्रकार हैं, इन तीनों को हम अच्छे तरीके से समझेंगे। इसका आप फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो प्रिय छात्रों, अब हम जानते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन का पहला प्रकार, जिसका नाम है थर्मल डीकम्पोजिशन। यानी इसको हम हिंदी में कहते हैं कि थर्मल डीकम्पोजिशन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं उष्मीय वियोजन। क्या बोलते हैं? उष्मीय वियोजन हम किसे कहते हैं? ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। यानी इस रिएक्शन में क्या होता है, इस अभिक्रिया में, कि जो हमें दिया रहता है रिएक्शन, उसको हम क्या करते हैं? हीट के द्वारा, यानी उष्मा के द्वारा हम तोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि हमारा ये क्या है? रेक्टेंट है। ठीक है, रेक्टेंट इसको बोलते हैं या रेक्टेंट दोनों बोल देते हैं। तो इस रेक्टेंट को हीट के द्वारा तोड़ते हैं। हीट यानी इसे हम कहते हैं क्या बोलते हैं? उष्मा। ठीक है, उष्मा के द्वारा तोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो अगर हिंदी में इसे कहा जाए उष्मीय वियोजन हुआ, क्योंकि थर्मल डीकम्पोजिशन मतलब क्या हुआ? उष्मीय वियोजन। तो ऐसी अभिक्रिया जिसको हम उष्मा द्वारा तोड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उष्मीय वियोजन कहते हैं। ऐसा वियोजन कह सकते हैं कि ऐसा वियोजन जिसे हम उष्मा दे करके तोड़ते हैं उसे हम उष्मीय वियोजन कहते हैं। अंग्रेजी में थर्मल डीकम्पोजिशन हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो दूसरा, तो ये भी आप समझ गए। ये जो S लगा है यानी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? सॉलिड होता है। सॉलिड के लिए S
कैल्शियम ऑक्साइड ये भी सॉलिड होता है इसलिए एस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है इसलिए मैंने जी लगा दिया, ठीक है। इसके हम फिजिकल मेथड को हम बता दिया, ठीक है, भौतिक अवस्था को। तो यहाँ पे अब दूसरा देख सकते लिखा गया है इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक के बारे में हम जानते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है ना, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब क्या हुआ, ये हुआ विद्युत वियोजन, ठीक है। एक वो था उष्मीय वियोजन, यह है वैद्युत वियोजन। तो वैद्युत वियोजन के बारे में हम जानते हैं, व्हेन डिकम्पोजिशन इज क्राइड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी ऐसा वियोजन जिसे हम विद्युत के द्वारा तोड़ते हैं, यानी विद्युत धारा के द्वारा तोड़ते हैं या विद्युत धारा में गुजारते हैं, और जो हमें मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो ये आपने समझ गया, इसको जरा समझिए उदाहरण की मदद, जैसे H2O यानी जल है। अब जल को किसके द्वारा तोड़ा जाता है, तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा, यानी विद्युत धारा, ठीक है। जल को विद्युत धारा से हम गुजारते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन जो कि गैस और ऑक्सीजन, ये दो प्राप्त होते हैं। H2O जो कि लिक्विड है, अब विद्युत धारा द्वारा इसको हम तोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा हाइड्रोजन जो कि गैस है, और ऑक्सीजन ये भी गैस है, ये दोनों गैस हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो आपने ये भी समझ गया, ठीक है, कौन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो आपने समझ गया। आइए हम तीसरा प्रकार लेते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का तीसरा प्रकार, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है। तो प्रिय छात्रों आप देख सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का थर्ड प्रकार हमारे पास है फोटोलाइसिस, यही है फोटोलाइसिस, ठीक है, डिकम्पोजिशन, ठीक है, यानी प्रकाशीय वियोजन के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। लिखा गया व्हेन डिकम्पोजिशन इज क्राइड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। इट मीन्स कि यह ऐसा वियोजन है, ठीक है, जिसे हम सनलाइट के द्वारा तोड़ते हैं, यानी प्रकाश के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं AgCl क्या है हमारे पास, तो ये है सिल्वर क्लोराइड। अब सिल्वर क्लोराइड ठोस होता है, ठोस के लिए हम S लगाए, तो सिल्वर क्लोराइड को हम प्रकाश की मदद से क्या करते हैं, तोड़ते हैं, तो हमें प्राप्त होता है सिल्वर तथा क्लोरीन प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसे हम प्रकाशीय वियोजन, जो प्रकाश के द्वारा तोड़ा जाए उसे हम प्रकाशीय वियोजन कहते हैं, है ना, यानी सनलाइट के द्वारा। तो आपने तीनों प्रकार जान लिया, ठीक है। आइए अब ये जो केमिकल रिएक्शन का थर्ड प्रकार हम जानते हैं बड़े शानदार तरीके से, स्क्रीनशॉट मार लो इसका, ओके। तो प्रिय छात्रों अब मैं आपको बताऊंगा केमिकल रिएक्शन का थर्ड टाइप से, ठीक है। तो तीसरा प्रकार हम लिए हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, यानी विस्थापन अभिक्रिया के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है कि द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव, ठीक है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। इट मीन समझिए कि इस रिएक्शन में क्या होता है, इस अभिक्रिया में, कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं यानी ज़्यादा क्रियाशील तत्व होते हैं, वो क्या करते हैं, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को यानी कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देते हैं, यानी हटा देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लो, यहाँ पे लिखा गया है कि Fe जो कि लोहा है या फेरस हम कहते हैं, ठीक है। तो लोहा को, ये लोहा क्या सॉलिड है इसलिए मैंने S लिखा, तो लोहा और यहाँ कॉपर सल्फेट है, क्रिया करके देखिए क्या होता है कि लोहा ने क्या किया, क्योंकि लोहा जो होता है ना वो क्या है कि कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील तत्व यानी मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि लोहा ने क्या किया, इसको FeSO4 आ गया। इट मीन्स कि कॉपर को हटा दिया है, लोहा ने इस कॉपर को हटा दिया और यहाँ पे ये जगह बना लिया, यानी लोहा ने इसको हटाया और ये खुद आकर के आया। तो यहाँ पे देख सकते हैं FeSO4 लोहे का सल्फेट आ गया, है ना। इसका मतलब ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स यानी ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स है, और ये कॉपर जो कम रिएक्टिव एलिमेंट्स है। तो इसको हटा करके लोहा ने इसको विस्थापित कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया FeSO4। तो भाई ये कॉपर जाए कहाँ, तो कॉपर अपना साइड में यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो आपने देखा कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स है ना, वो कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को विस्थापित कर दिया, यानी इसको विस्थापित कर दिया, अलग कर दिया है, ठीक है, डिस्प्लेस कर दिया, ओके। तो मैंने लिखा FeSO4 और प्लस में Cu। अब ये जो S लगा हुआ देख रहे हैं, Aq लगा देख रहे हैं, ये इसका क्या है, फिजिकल, है ना, फिजिकल मेथड है, यानी भौतिक विधि है, ठीक है। भौतिक विधि के द्वारा लिखा गया फिजिकल फॉर्म, ठीक है। तो Fe यानी सॉलिड है, S लगा दिए, CuSO4 यानी लोहे कॉपर सल्फेट एक्वस है यानी जलीय विलयन, इसलिए एक्वस लगा दिए, लोहे का सल्फेट ये भी एक्वस, तो Aq लगाए, और कॉपर भी सॉलिड है इसके लिए S लगा दिए,
राइट। तो ये आपने समझ गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, राइट। चलो बढ़िया है। अब हम चलते हैं इसका चौथा प्रकार लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट मार लो। ओके प्रिय छात्रों, अब हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। पीछे क्वेश्चन में मैंने देखा कि विस्थापन अभिक्रिया, अब हम देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट। यहां पे आप देख सकते हैं उत्तर लिखा गया है कि अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें आयन के चेंज होने के साथ कंपाउंड बने उसे हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखिए इसमें कैसे आयन चेंज होता है वो मैं आपको बता देता हूं। पहले देखो गौर से कि यहाँ सोडियम सल्फेट है और यहाँ बैरियम क्लोराइड है। ठीक, तो अब देखोगे यहाँ आगे चल के क्या होता है कि ये जो बेचारा बैरियम है, बैरियम क्लोराइड में जो बैरियम है ये क्या कर देता है, सोडियम को विस्थापित कर देता है, यानी अलग कर देता है। ठीक है, तो जब अलग करेगा तो बैरियम सल्फेट हो जाएगा, है कि नहीं। बैरियम क्लोराइड से क्या हो जाएगा, बैरियम सल्फेट। जब सोडियम को हटाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैरियम सल्फेट हो चुका है। ठीक है, अब आयन कैसे चेंज होता है वो मैं आपको बता देता हूं इसमें। ठीक है, पहले ये तो समझ गया। तो अब ये सोडियम कहाँ जाएगा, तो सोडियम आ जाएगा क्लोरीन के साथ। तो आप देख सकते हैं NaCl आ चुका है, यानी सोडियम क्लोराइड। अब आयन कैसे चेंज हुआ, जैसा कि आप जानते हैं कि बैरियम में क्या होता है कि दो आयन होते हैं, वो भी प्लस का धन आयन, और सोडियम सल्फेट में क्या होता है, ऋण आयन। एक प्लस का है और एक माइनस का है, ये आपस में कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, BaSO4 यानी बैरियम सल्फेट, ये हमारे पास यहाँ है। तो आपने देखा यहाँ आयनों का आदान प्रदान हुआ, चेंज हुआ, है कि नहीं। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया। ओके, आई होप कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने समझा, द्विविस्थापन अभिक्रिया, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसमें दो बार एलिमेंट्स विस्थापित हो जाए। तो आपने देखा इसमें दो बार भी विस्थापित होता है एलिमेंट्स। देखिए एक बार क्या किया, बैरियम ने सोडियम को विस्थापित कर दिया तो BaSO4 आ गया, है ना, बैरियम सल्फेट। तो बेचारा सोडियम कहाँ जाएगा, तो फिर सोडियम ने बैरियम को यहाँ से हटा, जब हट जाएगा तो यहाँ क्या आगे जाएगा, सिर्फ ये क्लोरीन के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम, यानी दो बार हो रहा है ना, एक को वो हटा रहा है फिर उसको वो हटा रहा है ना। तो आपने देख लिया। तो यहाँ पे देखो AQ डाला है, यहाँ भी AQS AQ, ये इसका फिजिकल फॉर्म है। ठीक है, आपने यानी इसकी अवस्था को दर्शाया गया है कि ये भाई जलीय विलयन है, ये ठोस है ना, तो वो बताया गया है। तो आपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ लिया, स्क्रीनशॉट मार लो। चलो आगे हम देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में हम जानते हैं, यानी अपचयन और उपचयन अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। तो देखिए अगर अपचयन और उपचयन अभिक्रिया दोनों साथ में है, यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ में है एक साथ, तो उसको हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ऑक्सीडेशन अभिक्रिया का डिफिनेशन। तो यहाँ पे जो आप नीचे देख रहे हैं ये डिफिनेशन मैंने लिखा ऑक्सीडेशन का, सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी अपचयन अभिक्रिया का मैंने डिफिनेशन लिखा। डिफिनेशन क्या है कि द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, फ्रॉम अ सब्सटेंस। इट मीन समझिए कि यदि ऑक्सीजन का क्या है भाई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का योग हो जाए, यानी जुट जाए ऑक्सीजन, या फिर हाइड्रोजन का रिमूव हो जाए यानी हट जाए हाइड्रोजन, तो उस स्थिति में क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, या तो भाई ऑक्सीजन जुट जाए या तो फिर हाइड्रोजन हट जाए। ठीक है, दोनों कंडीशन में हमारा क्या कहलाएगा, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, या दोनों साथ में भी हो तो भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जैसे कि कॉपर है और हाइड्रोजन है, दोनों ने मिलकर के अभिक्रिया किया तो CuO कॉपर ऑक्साइड का निर्माण किया। तो आपने देखा यहाँ कॉपर ऑक्सीजन अलग है, लेकिन यहाँ पर देखिए साथ में जुट गया तो ऑक्सीजन का एडिशन हुआ। तो ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, योग हुआ, तो कौन सी अभिक्रिया हो गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, है ना, यानी अपचयन अभिक्रिया हो गया। ठीक, अब हम चलते हैं रिडक्शन के बारे में, यानी उपचयन अभिक्रिया के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको बता दूं कि रिडक्शन जो आप देख रहे हैं इसका सेम, इसका जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ऑक्सीडेशन में ये हमारे पास एडिशन हो रहा है क्या, ऑक्सीजन, लेकिन जब रिडक्शन में रहेगा तो एडिशन क्या होगा हमारे पास, वो होगा हाइड्रोजन, HYDROGEN, यानी इसमें हाइड्रोजन जुटेगा और रिमूवल होगा किसका, तो ऑक्सीजन का। ठीक है, किसका होगा भाई, ऑक्सीजन का क्या होगा भाई, रिमूवल होगा। ओके,
तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगा? रिडक्शन अभिक्रिया। ये रिडक्शन अभिक्रिया का डिफिनेशन हो गया। रिडक्शन अभिक्रिया में देख लीजिए हाइड्रोजन का एडिशन और ऑक्सीजन का रिमूव होगा यानी हटेगा, तो वो कहलाएगा रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो आपने ये समझा। अब इसको उदाहरण की मदद से समझते हैं। देखो भाई, इसमें ना दोनों अभिक्रिया इसमें आपको पता चलेगा, यानी ऑक्सीडेशन अभिक्रिया भी इसमें है और रिडक्शन अभिक्रिया भी है, दोनों का उदाहरण है ये। देखो कैसे, जैसे कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, तो यहाँ ऑक्सीजन एक साथ है, यहाँ ऑक्सीजन क्या भाई एक साथ है, लेकिन आगे चल के देखिए यहाँ से ऑक्सीजन हट गया कॉपर में से, है ना, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी भाई? ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। ऑक्सीजन का क्या हो गया भाई? रिमूवल हो गया। तो कौन सी अभिक्रिया? तो देखिए रिमूवल किसका? ऑक्सीजन का होता है, तो वो रिडक्शन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? रिडक्शन अभिक्रिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, आगे चल के आप देखोगे तो हाइड्रोजन में क्या जुट गया? ऑक्सीजन जुट गया। अब यहाँ ऑक्सीजन का रिमूवल नहीं, एडिशन हो गया, यानी ऑक्सीजन जुट रहा है। तो ऑक्सीजन जब जुटता है तो कौन सी अभिक्रिया कहलाता है? ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, यानी ये हो गया ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। राइट, तो दोनों अभिक्रिया इसमें आ गया। अब दोनों अभिक्रिया साथ में हो तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, यानी जब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ में ही हो तो उसको हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। राइट, तो ये इसका रेडॉक्स अभिक्रिया के भी उदाहरण हो गए, प्लस में ये हो गया रिडक्शन के भी उदाहरण और ऑक्सीडेशन के भी उदाहरण, दोनों तीनों का हो गया, है ना। तो आपने समझ लिया। आई होप कि ये जो चैप्टर मैंने पढ़ा है वो सब अच्छे तरीके से समझ में आ गया। आगे मैं आपको बताऊंगा संचारण के बारे में, वो सब आपको नोट्स में मैं लिख दूंगा क्योंकि वो आपके बुक सब में है। ठीक है, तो इसका नोट्स चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल है पंकज स्टडी सेंटर के नाम से सर्च करोगे तो मिल जाएगा। उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, ज्वाइन हो जाओगे तो ढूंढ लेना, उसमें डाला हुआ है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।